हेलो दोस्तों, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विंग ट्रेडिंग विद आर्यन। आज का टॉपिक है मंगल का नामुमकिन मिशन के बारे में। अरबों सालों से मार्स की धरती सूखी और बेजान पड़ी है। ऐसा माना जाता है कि अतीत में कभी इसकी धरती पर पानी बहता था। इसकी सतह पर बनी नदियों और डेल्टाओं के निशान हमें बताते हैं कि मार्स की धरती पर भी कभी जीवन ने सांसें ली होंगी। लेकिन यहाँ पर रहने वाले जीव आखिर कैसे होंगे? क्या वो हमारी तरह विकसित सभ्यताएं रही होंगी, या वो पानी और जमीन पर रहने वाले छोटे छोटे प्राणी होंगे? इन सभी निशानों की खोज में इंसानों की बनाई दो बेहतरीन मशीनों ने यहाँ एक लंबे अरसे तक सफर किया। नासा के भेजे दो रोवर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, जो आज भी मार्स पर खड़े हैं, अतीत की यादों को समेटे। हमसे लाखों मील दूर इन दोनों योद्धाओं ने कभी मार्स पर किए गए अपने कारनामों से पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इनके पहियों पर चढ़ी मिट्टी से देखने में आज ये भले ही उतने अच्छे न लगे, लेकिन इनकी मार्स की कहानी बेहद दिलचस्प है। कैसे इन रोवर्स को यहाँ पर लैंड करवाया गया, कैसे इन्होंने मार्स के इस कठोर मौसम को झेला। पहियों के टूट जाने के बावजूद ये रुके नहीं, बल्कि अपना काम बखूबी करते रहे। इन्होंने मार्स की धरती पर चलते हुए उन मुश्किलों का सामना किया जिसमें किसी भी मशीन का डेड होना तय था। एक लंबे समय तक इन रोवर्स ने हमें मार्स के बारे में वो सब कुछ बताया जो हम जानना चाहते थे। क्या आप भी इनकी कहानी को बेहद करीब से सुनना चाहते हैं? आइए मेरे साथ मंगल की जमीन पर खड़े इन दोनों रोवर्स के अद्भुत सफर पर। उन्नीस के मार्स पाथफाइंडर मिशन के बाद से नासा को लगातार कई बार मंगल मिशन में नाकामयाबी हासिल हुई। 1999 में तो एक साथ दो मिशन फेल हुए, जिसमें एक ऑर्बिटर और एक लैंडर शामिल थे। नासा का स्टाफ अब उम्मीद खोने लगा था। संकट की इस घड़ी में नासा ने मार्स मिशन के लिए दो रोवर्स पर काम करना शुरू किया, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, जिन्हें कामयाबी देने के लिए टीम ने दिन रात कड़ी मेहनत की। वे इस बार अगर फेल होते तो पूरी टीम का मनोबल टूट जाता। इसलिए इस मिशन की तैयारी के समय इतनी बार टेस्टिंग की गई कि गलती की कोई गुंजाइश ही न रहे। इस बार रोवर्स को मार्स पर उतारने के लिए उन्होंने मार्स पाथफाइंडर मिशन को फॉलो किया, जिसमें एक रोवर को हवा भरी बैग्स में डालकर मार्स के सरफेस पर लैंड करवाया गया था। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर्स के लिए बड़े पैराशूट और एयर बैग्स बनाए गए, जिन्हें कई बार टेस्ट किया गया। अब बारी थी मिशन की सही टाइमिंग की। साल 2003 के बीच में आकर इस मिशन को अंजाम दिया जाना था। हर 26 महीनों में मार्स और अर्थ एक दूसरे के सबसे करीब आ जाते हैं, और ये सबसे सही वक्त होता है किसी मिशन को मार्स पर भेजने का। मार्स पर इन रोवर्स को उतारने के लिए दो जगहों का चुनाव किया गया। पहली थी मेरिडियानी प्लेनम नाम का मैदान, जहां सरफेस काफी स्मूथ और फ्लैट था, साथ ही वहां पर हवा भी उतनी नहीं थी। ये जगह रोवर को लैंड करवाने और उसकी ड्राइविंग के लिहाज से काफी सही थी। दूसरी जगह थी गुसेव क्रेटर, जहां अरबों साल पहले किसी झील के होने की उम्मीद थी, लेकिन ये जगह अब एक ऐसे तालाब के गड्ढे की तरह हो चुकी थी जिसका पानी पूरी तरह से सूख चुका है। यहाँ पर तेज हवा की दिक्कत थी, जिससे लैंड करते वक्त पैराशूट और एयरबैग्स को नुकसान हो सकता था। मिशन का मकसद था ये पता लगाना कि मार्स पर जीवन के लिए कभी जरूरी पानी था या नहीं। अगर यहाँ पानी मौजूद था तो यहाँ किस तरह का जीवन पनपा होगा, यहाँ आखिर कौन से जीव पैदा हुए होंगे। इन सभी रोचक सवालों को लेकर अब ये दोनों रोवर मार्स पर जाने के लिए तैयार थे। साल 2003 10 जून और 8 जुलाई को बारी बारी से स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी को लॉन्च किया गया। दोनों का लॉन्च कामयाब रहा। अब ये दोनों रोवर अपने सफर के दूसरे पड़ाव में प्रवेश कर गए थे। धरती से करीब 7 महीने का सफर तय करने के बाद स्पिरिट अब मार्स पर पहुंचने वाला था। कुछ ही मिनटों में इसे जमीन पर लैंड करना था। मार्स मिशन में लैंडिंग के वक्त रियल टाइम में उसे कंट्रोल करना नामुमकिन होता है, क्योंकि मार्स और धरती के बीच रेडियो सिग्नल जाने में करीब 10 मिनट का वक्त लगता है। इसलिए रोवर को लैंड करने के सभी स्टेप्स उसके कंप्यूटर में पहले से ही प्रोग्राम थे। यानी इन सभी स्टेप्स के सही होते हुए भी किसी चट्टान के बीच में आने या फिर किसी हवा के झोंके से भी कोई गड़बड़ होती तो मिशन फेल हो जाता। इसलिए मार्स पर भेजे गए किसी भी मिशन में होने वाली सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी एकदम सटीक कैलकुलेशन पहले ही करनी पड़ती है। आखिरकार स्पिरिट ने मार्शियन एटमॉस्फेयर में एंट्री ली। सिग्नल मिलने पर सभी की धड़कनें रुक गईं, और फिर सभी सिस्टम के एकदम सही तरीके से काम करने के अगले सिग्नल मिलते हैं। पैराशूट खुलता है और एयरबैग्स रिलीज होते हैं। वो मार्स के सरफेस पर कुछ दूर तक जंप करते हैं और फिर सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग परेशान हो जाते हैं, कहीं ये मिशन फेल तो नहीं हो जाएगा। क्या होगा अगर उन्हें अगले सिग्नल ही ना मिले तो? लेकिन फिर अचानक से सिग्नल मिलने लगते हैं। स्पिरिट मार्स की जमीन पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका था। पूरी टीम में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कुछ ही घंटों में स्पिरिट मार्स की पिक्चर्स भेजने लगता है। उसके सारे सिस्टम और हार्डवेयर एकदम ठीक काम कर रहे थे। सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है। स्पिरिट के उतरने के कुछ दिन बाद तक सब ठीक चलता है, और फिर अचानक से सिग्नल आना बंद हो जाते हैं।
यहाँ रोवर के साथ एक दिक्कत आ जाती है। उसका मेमोरी सॉफ्टवेयर बार बार क्रैश हो रहा था, जिससे सिस्टम को हर बार फिर से रीबूट होना पड़ता। ऐसा होना स्पिरिट में लगे कंप्यूटर के लिए खतरनाक था, क्योंकि दिन में आने वाली रोशनी से चार्ज हुई बैटरी इसी काम को करने में खर्च होने लगी थी। अब ऐसा लग रहा था मानो मिशन हाथ से निकल जाएगा। कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर्स इस मुश्किल का हल ढूंढने में लग गए। आखिरकार उन्हें एक आइडिया सूझा। वो एक ऐसी कमांड स्पिरिट के लिए भेजने वाले थे जो मेमोरी को ही बाईपास करने वाली थी। उन्होंने एक कमांड भेजी और काम बन गया। सॉफ्टवेयर में आया बग अब हट चुका था। स्पिरिट को मानो नया जीवनदान मिला था। इधर ये मुश्किल हल हुई और उधर नासा की टीम ने अपने दूसरे रोवर को भी सफलतापूर्वक मार्स की जमीन पर लैंड करवा लिया। दोनों रोवर्स का ये मिशन वाकई ऐतिहासिक था, लेकिन इसका असली सफर तो अभी शुरू होना था। 90 मार्शियन डेज का ये मिशन सभी के लिए काफी चुनौती भरा होने वाला था, क्योंकि इसमें शुरू से ही कुछ न कुछ दिक्कतें ऐसी आ जाती जिससे मिशन को खतरा होने लगता। और एक ऐसी ही दिक्कत स्पिरिट के साथ आ गई। स्पिरिट को मार्स के दक्षिणी हेमिस्फीयर में मौजूद वोसेफ क्रेटर पर उतारा गया था, क्योंकि ये झील के सूखे ताल जैसा दिखता था। उन्हें यहाँ पर अरबों साल पुरानी चट्टानों के मिलने की उम्मीद थी, लेकिन स्पिरिट ने जो तस्वीरें भेजी उनमें सभी जगह पर ज्वालामुखी के मलबे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। स्पिरिट की पूरी टीम इस बात से काफी निराश हुई। उन्हें उम्मीद थी कुछ ऐसा दिखने की जो मार्स की अरबों साल पहले के दिनों की याद दिलाता, लेकिन अफसोस की साइट पर ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अपॉर्चुनिटी की शुरुआत काफी अच्छी रही। लैंड होने के बाद उसने जो सबसे पहली तस्वीर भेजी उसे देखकर टीम काफी खुश हुई, क्योंकि वो ऐसी जगह थी जिसकी उन्हें तलाश थी। अपॉर्चुनिटी के ठीक सामने मार्स की अतीत की कहानियां समेटे कई बेड रॉक्स पाई गईं, जो मिशन के लिहाज से काफी कीमती थीं। टीम के अंदाजे से ये रॉक्स पानी में बनी हो सकती थी। समय के साथ परत दर परत बनी ये रॉक्स मार्स पर की गई एकदम नई खोज थी, जो हमें मार्स की अतीत के बारे में काफी कुछ बता सकती थी। इन रोवर्स को धरती से पूरी तैयारी के साथ भेजा गया था। इनमें वो हर इंस्ट्रूमेंट जोड़ा गया जो मिशन के मकसद को पूरा करने में मदद करता। रोवर में हाईटेक फील्ड जियोलॉजिस्ट की एक टूल किट थी, जो खासतौर पर मिट्टी और चट्टानों की जांच के लिए बनाई गई थी, जिसमें मिनरल्स की पहचान करने के लिए कई इंस्ट्रूमेंट्स थे। रोवर के ऊपर 4 जोड़ी कैमरे लगे थे, जो मार्स को 3 डायमेंशन में दिखाते थे। हाई रेजोल्यूशन कैमरा हर एक एंगल का एक शॉट लेकर एक बड़ी एरिया की तस्वीर बनाकर भेजता। साथ ही इसमें फिल्टर भी लगे थे, जिनका काम था इंसानी आंखों को ना दिखाई देने वाली डिटेल्स को बढ़ाना। इसके अलावा स्पेक्ट्रोमीटर उन चीजों को अच्छे से डिटेक्ट कर सकता था जो पानी में बनी हो सकती थी। इतना ही नहीं, रोवर के डेक के नीचे कैमरे मार्स को ग्राउंड लेवल पर दिखाते थे, पीछे और आगे देखते हुए। अपॉर्चुनिटी ने जब इन चट्टानों की जांच की तो कुछ हैरत अंगेज हाथ लगा। शुरू में हेमेटाइट मिनरल्स के छोटे छोटे अंश दिखाई दिए। ये वही मिनरल्स थे जिन्हें सैटेलाइट से देखा गया था। ये कभी पानी में बने हो सकते थे। इसके अलावा उन्हें सल्फर से भरी चट्टानें मिली, जो सिर्फ पानी के कांटेक्ट में आने से बनती हैं। उन्हें पत्थर पर बहते हुए पानी की लहरों के निशान भी मिले, जो अरबों साल पहले के संकेतों को साफ दिखा रहे थे। यानी ये बात सच थी कि आज से अरबों साल पहले मार्स पर भी कभी पानी मौजूद था। अपॉर्चुनिटी रोवर काफी लकी था, लेकिन स्पिरिट अब भी वोसेफ क्रेटर में फंसा हुआ था। दोनों रोवर एक दूसरे से बहुत दूर उतारे गए थे। स्पिरिट की टीम थोड़ी मायूस थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें कैसे भी स्पिरिट को किसी ऐसी जगह पर ले जाना था जिससे उन्हें मार्स के बारे में कुछ पता लगे। किस्मत से उन्हें दूर दिखती पहाड़ियों पर कुछ उम्मीद नजर आई, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी। दूर नजर आती कोलंबिया हिल नाम की वो पहाड़ी स्पिरिट से 2.5 किलोमीटर दूर थी, और रोवर अपने पूरे लाइफ टाइम में केवल 600 मीटर चलने के लिए बना था। ये दूरी उसकी कैपेसिटी से 4 गुना से भी ज्यादा थी। रोवर सूरज की रोशनी से चार्ज होकर एक दिन में जितना चल पाता था, उस हिसाब से इसे वहां पहुंचने में 100 दिन से भी ज्यादा लगते, और ये मिशन था ही केवल 90 दिनों का। 2.5 किलोमीटर के सफर में रोवर को कुछ भी हो सकता था, लेकिन टीम के पास इसके अलावा करने को और कुछ नहीं था। रोवर को तो खतरा था ही, चाहे वो उसी जगह पर खड़े खड़े डेड हो जाता या फिर वहां पर जाते जाते। लिए गए नए फैसले से स्पिरिट अब कोलंबिया हिल्स की तरफ बढ़ा। जहां स्पिरिट अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी के लिए नई चुनौती सामने खड़ी थी, एंड्योरेंस क्रेटर। यह बड़ा सा गड्ढा मार्स मिशन में मिले किसी खजाने से कम नहीं था। अरबों साल के समय में मार्स की पपड़ी में परत दर परत क्या बदलाव आए हैं, ये जानने के लिए हमें मार्स की धरती में एक गहरा ड्रिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें कुदरती तौर पर बना हुआ कोई गड्ढा मिल जाए तो समझो काम आसान हो गया। और एंड्योरेंस क्रेटर एक ऐसी ही जगह थी। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। अपॉर्चुनिटी इस गड्ढे में उतर तो जाता, लेकिन वो फिर से वापस चढ़ पाता या नहीं, इस पर टीम को शक था। रोवर को सुरक्षित बाहर लाने की गारंटी के बिना नासा हेडक्वार्टर्स इसकी परमिशन टीम को कभी नहीं देते। इसलिए टीम ने धरती पर मौजूद ठीक ऐसे ही एक रोवर के साथ ये टेस्ट किया। उतनी ही चढ़ाई पर जब उसे चढ़ाया गया तो वह आसानी से चढ़ गया। जून 2004 में नासा ने फैसला किया कि वो अपॉर्चुनिटी को उस गड्ढे में उतारेंगे। मार्स और अर्थ के बीच की दूरी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण सिग्नल्स को आने में 20 मिनट से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। इसलिए रोवर को रियल टाइम में नहीं चलाया जाता, बल्कि इन्हें ऑपरेट करते हैं बेहद माहिर लोग, जो रोवर के अगले रास्ते पर बढ़ने के लिए कई कमांड्स का एक कोड लिखते हैं। ये रोवर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कि 5 डिग्री मुड़ो, देखो कोई बाधा तो नहीं है, रास्ता साफ है तो आगे बढ़ो, वरना दूसरा ऑप्शन चुनो।
यानी ये बेहद पेचीदा कमांड्स का एक पूरा सेट होता है जिसमें हर आने वाली मुश्किल का ध्यान रखना पड़ता है। रोवर्स चलाने वालों को अगले दिन की इमेज आने तक ये पता नहीं होता कि ड्राइव कितनी कामयाब रही। 8 हफ्ते बाद स्पिरिट धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ कोलंबिया हिल्स के पास आ पहुंचा। हिल्स के ऊपरी हिस्सों पर कुछ काम की चीजें मिल सकती थीं, लेकिन वहां पहुंचना स्पिरिट के लिए एक चुनौती थी क्योंकि मिशन के 90 दिन तो कब के खत्म हो चुके थे। हिल्स के पास पहुंचने में ही स्पिरिट को 156 मार्शियन डेज लगे। टाइम के साथ इसके सोलर पैनल्स पर जमी धूल से बैटरी पहले के मुकाबले आधी ही चार्ज हो पा रही थी और कुछ दिनों में मार्स की सर्दियां भी शुरू होने वाली थी। स्पिरिट मार्स में उस जगह पर मौजूद था जहां सूरज की रोशनी सीधे न पड़ते हुए तिरछी पड़ती है और सोलर पैनल्स बहुत कम पावर बना पाते हैं। अब एक ही तरीका इसे बचा सकता था, कैसे भी करके रोवर के पैनल्स को टिल्ट कर दिया जाए जिससे कि सूरज की रोशनी सीधी पैनल्स पर आकर पड़े। बदकिस्मती से पैनल्स में टिल्ट मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन सामने खड़ी चढ़ाई को देखते हुए सभी को एक आइडिया आया। उन्होंने ये तय किया कि वो मार्स की पूरी सर्दियों तक रोवर को हिल्स के उन रास्तों पर चलाएंगे जहां वो सूरज की तरफ झुका रहे और उसके पैनल्स ज्यादा से ज्यादा रोशनी ऑब्जर्व कर पाए। अब अगले 7 महीनों की सर्दियां स्पिरिट को ऐसे ही गुजारनी थी। अपॉर्चुनिटी रोवर ने सर्दियां एंड्योरेंस क्रेटर की ढलान पर नई खोजें करते हुए बताई। क्रेटर की दीवारों की स्टडी से पता चला कि यहाँ पर लाखों नहीं तो सैकड़ों हजार सालों तक खारा और एसिडिक पानी बहता रहा था। मार्स पर अपॉर्चुनिटी को 291 दिन बीत चुके थे, जो कि एक लंबा वक्त था, लेकिन अपॉर्चुनिटी अब भी ठीक हालत में था, यानी वो उसे कहीं भी लेकर जा सकते थे। लेकिन सबसे नजदीक का दूसरा क्रेटर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर था। विक्टोरिया क्रेटर यहाँ से 6 किलोमीटर साउथ में मौजूद था। ये पहले वाले क्रेटर से कई गुना बड़ा और गहरा था, यानी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को वक्त में और भी पीछे झांकने का मौका मिलता। रास्ता था तो लंबा, लेकिन दिखने में आसान था, इसलिए वो चल पड़ा अपनी अगली मंजिल की ओर। रोवर स्पिरिट मार्स पर 400वां दिन। 6 महीने की कड़ी मेहनत से स्पिरिट अब कोलंबिया हिल्स पर जैसे तैसे चढ़ चुका था। मार्स की बेरहम सर्दियों के मुकाबले उसके सोलर पैनल्स उसका साथ नहीं दे रहे थे। वक्त के साथ पैनल्स पर इतनी धूल जम चुकी थी कि उनसे बनने वाली पावर बहुत कम रह गई थी। ऐसा लगने लगा था कि बैटरी के डेड होने से स्पिरिट किसी भी दिन हमसे संपर्क तोड़ देगा। लेकिन यहाँ पर एक चमत्कार हुआ। वहां से गुजरती हवा के एक झोंके ने स्पिरिट से टकराकर उसके पैनल्स की धूल हटा दी। पैनल्स पर जमी गर्द अब हट चुकी थी और स्पिरिट को अब उसकी जरूरत से भी ज्यादा पावर मिलने लगी। ये घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी, मानो उसने रोवर को फिर से जीवन दान दिया था। स्पिरिट मार्स पर अकेला खड़ा होकर वहां की रातों को देखता। मार्स के चंद्रमा और वहां से नजर आते तारों को इसने बड़ी गौर से देखा। इंसानों का भेजा ये रोवर मार्स के आसमान की ओर देखकर हमें वहां की रातों से रूबरू करवाता रहा। ये पहाड़ियों पर चढ़ने में अब माहिर हो चुका था। उसे सोलर पैनल से इतनी पावर मिलने लगी कि वो अब अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़ने लगा। स्पिरिट ये कह सकता था कि वो ही सबसे पहले मार्स की चोटियों पर चढ़ा था। रोवर अपॉर्चुनिटी मार्स पर 446वां दिन। अपॉर्चुनिटी विक्टोरिया क्रेटर की ओर जाने वाली आसान से रास्ते पर आकर अटक गया। इस रास्ते में रेत के नर्म टीले थे और पत्थर लगभग ना के बराबर। सीधे सीधे इस रास्ते के बारे में नासा कर्मियों का अंदाजा गलत था। ये रेत इतनी ज्यादा थी कि अपॉर्चुनिटी के पीछे के व्हील्स इसमें धंसने लगे थे। रोवर अब यहीं पर अटक चुका था। व्हील्स को घुमाने से रेत में और अंदर धंसने का खतरा था, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़कर सब इसका हल ढूंढने में लग गए। धरती पर ठीक ऐसे रोवर के लिए अपॉर्चुनिटी जैसी हालत बनाई गई। नर्म रेत और मिट्टी को मिलाकर ठीक वैसा ही सरफेस तैयार किया गया। कई बार टेस्ट करने के बाद सिर्फ एक ही हल सामने आया कि रोवर के व्हील्स को रिवर्स में तेजी से पीछे की ओर घुमाया जाए तो शायद कम बन सकता है। हालांकि ये मार्स पर काम करेगा या नहीं ये पक्का नहीं था, लेकिन फिर भी रोवर को रिवर्स में तेजी से घुमाने की कमांड भेज दी गई। अब यहाँ समस्या ये थी कि रोवर के व्हील्स को तेजी से घुमाने में जितनी पावर खर्च होती उससे ये एक दिन में केवल 1 इंच ही पीछे आ पाता। लगभग 40 दिनों से भी ज्यादा तक ऐसा करते रहने से अपॉर्चुनिटी के व्हील्स रेत से बाहर आ पाई। रोवर स्पिरिट मार्स पर 615 दिन। सितंबर 2005 में साल भर की चढ़ाई करने के बाद स्पिरिट अब हस्बैंड हिल की चोटी पर खड़ा था। चट्टान के शिखर पर वो ऐसे खड़ा था जैसे उसने मार्स पर जीत हासिल कर ली हो। मार्स के इस बंजर और वीरान इलाके में वो अकेला खड़ा दूर गहराइयों में झांकता अपने कैमरे से हमें वहां की तस्वीरें भेज रहा था। और वहीं से उसका अगला टारगेट भी चुना गया, होम प्लेट नाम का एक पठार जिसके ठीक पीछे धूप से नहाई पहाड़ियां थीं। आने वाली अगली सर्दियों में स्पिरिट को धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ना था। 156 दिन के बाद स्पिरिट मकूल हिल से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसे लेकर यह सोचा गया था कि पैनल्स को पहले के जैसे सूरज की ओर झुकाकर रखा जाएगा, लेकिन स्पिरिट में एक खराबी आ गई। इसकी आगे की राइट व्हील ने घूमना बंद कर दिया, जो कि एक बड़ी मुश्किल थी। अब इसे आगे लेकर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि इसे पीछे की तरफ ड्राइव करवाया जाए, खराब व्हील्स को घसीटते हुए। लेकिन इससे भी ड्राइव करने में मुश्किलें आ रही थीं। रोवर चलाने वालों के लिए काम बेहद मुश्किल हो गया था। उन्हें कुछ ही मीटर आगे जाने के लिए सैकड़ों कमांड लिखनी होती। साथ ही स्पिरिट के पैनल्स भी अब बहुत कम बिजली बना रहे थे। खराब व्हील्स, कम पावर और दूसरी मुश्किलों ने हालात इतने खराब कर दिए कि रोवर का 100 मीटर आगे बढ़ना भी नामुमकिन था।
बात यहाँ तक आ पहुंची कि आने वाली सर्दियों में कंप्यूटर को गर्म रखने लायक बिजली बनने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। रोवर को आगे ले जाना अब नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने पास की एक जगह चुनी। इसे एक ओर झुकाकर पैनल्स को टिल्ट कर दिया गया, जिससे इतनी पावर बन जाए कि ये पूरी सर्दियां यहीं पर खड़े रहकर सर्वाइव कर जाए। अगले 7 महीनों तक स्पिरिट उसी जगह पर खड़ा रहा। पूरी सर्दियां उसने यहीं बिताई, मार्स की सर्द रातों से लड़कर। रोवर स्पिरिट मार्स पर 1179 दिन। गर्मियां फिर से आ गई थीं और स्पिरिट अब आगे बढ़ रहा था, जैम हुए व्हील्स को घसीटते हुए, जो अपने पीछे एक गड्ढा सा बनाता जा रहा था। और इसी दौरान स्पिरिट टीम की नजर गड्ढे में दिख रही सफेद मिट्टी पर पड़ी। उसकी जांच से पता लगा कि यह प्योर सिलिका है, वही जो धरती पर गर्म पानी के फव्वारों या ज्वालामुखी के मुहानों पर बनती है, और इनमें कुछ सख्त जान माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। वो महीन आकार के बेहद छोटे जीव होते हैं जो कठोर वातावरण में जीना सीख चुके हैं। मार्स की मिट्टी के नीचे भी ठीक ऐसी ही सिलिका मिली। हो सकता है वहां पर कुछ सख्त जान छोटे छोटे जीव मौजूद हों, लेकिन स्पिरिट पर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो उसकी जांच कर सके। अपने 90 दिन के मिशन में 1200वें दिन स्पिरिट ने सबसे बड़ी खोज की, वो भी अपने खराब व्हील्स की वजह से। अगर ये व्हील जैम नहीं होता तो शायद ये डिस्कवरी कभी नहीं हो पाती। सितंबर 2006 अपॉर्चुनिटी मेरिडियानी के मैदान में लगभग 2 साल तक भटकने के बाद विक्टोरिया क्रेटर पहुंचा। ये क्रेटर पिछले वाले से 5 गुना बड़ा था। मंगल की सतह पर एक गहरा गड्ढा, जिसमें बनी चट्टानों पर मार्स के लाखों साल की कहानियां उभरी हुई थीं, लेकिन इन कहानियों को पढ़ने के लिए उन्हें इसकी और करीब जाने की जरूरत थी। सो अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ा अपने एक तलाशी अभियान में, जिसमें साल भर का वक्त लगना था। इस अभियान में उसे क्रेटर के मुहाने पर उभरी हुई चट्टानों के एकदम किनारे पर जाकर दूसरी चट्टानों की तस्वीरें लेनी थी। कहने में ये भले ही आसान लगे, लेकिन ये ड्राइव थी बहुत रिस्की, क्योंकि इसमें रोवर को चट्टान के एकदम किनारे पर ले जाना होता था। थोड़ी सी भी चूक रोवर को क्रेटर के अंदर गिरा सकती थी। लेकिन अगर चट्टानों की साफ तस्वीरें चाहिए थी तो उन्हें करना ही पड़ता। बड़ी ही सावधानी से अगले 7 महीनों की मुश्किल ड्राइव करके क्रेटर के कई हिस्सों की मैपिंग की गई। रोवर का यह काम वाकई काबिले तारीफ था। मैपिंग करने के बाद उन्हें गड्ढे में उतरने की एक सही जगह मिली। अपॉर्चुनिटी अब उस जगह से नीचे उतरने के लिए तैयार था, लेकिन एक बिन बुलाई धूल भरी आंधी ने इसका रास्ता रोक दिया। करीब हर 3 साल में मार्स पर एक धूल भरी आंधी चलती है। पिछली 2 गर्मियां इस आंधी के बिना बीत गईं, लेकिन इस बार आई आंधी ने पूरे प्लेनेट पर धूल से भरा एक तूफान ला दिया। जिस क्रेटर पर अपॉर्चुनिटी खड़ा था, वहां से सूरज तक दिखाई नहीं दे रहा था। इसके पैनल को पहले के मुकाबले अब सिर्फ 1% रोशनी मिल रही थी। इतनी कम रोशनी से बैटरी को रिचार्ज मिलना लगभग नामुमकिन था। रोवर के सभी सिस्टम बंद कर दिए गए, सिवाय कुछ जरूरी हिस्सों के। इसे वार्म रखना भी जरूरी था, वरना इसका कंप्यूटर डेड हो सकता था। इतनी कम पावर में इसके जरूरी हिस्सों को वार्म रखने में अब काफी मुश्किलें आ रही थीं। लेकिन इसके साथ ही रोवर स्पिरिट के लिए मुश्किलें कम थीं। मार्स के जिस हिस्से में वो था, वहां धूल उतनी ज्यादा नहीं थी। उससे खुद को गर्म रखने भर के लिए काफी रोशनी मिल रही थी। लेकिन अपॉर्चुनिटी के लिए हालात बदतर होते जा रहे थे। जल्द ही पावर इतनी कम होने वाली थी कि रोवर खुद ही बंद हो जाता। अपॉर्चुनिटी की टीम के हाथ में कुछ भी नहीं था। बैटरी के फिर से रिचार्ज होने से पहले वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो निराश और हताश होकर बैठ गए। अब सबको लगने लगा था कि शायद अपॉर्चुनिटी इस आंधी को झेल नहीं पाएगा। लेकिन फिर वो तूफान बंद हो गया। हवा में मिली धूल धीरे धीरे छटने लगी। मार्स की धरती को एक बार फिर से सूरज की नर्म रोशनी ने छू लिया। धूल के छटने के अलावा अपॉर्चुनिटी को एक और फायदा हुआ। चल रही हवा से उसके पैनल्स पर जमी धूल साफ हो गई। अब वो वापस काम पर जुट गया। इधर स्पिरिट आंधी तो झेल गया, लेकिन उसके पैनल्स पर काफी धूल जम गई। अगली सर्दियां आने को थीं, इसलिए उसे पास की ढलान नुमा जगह पर 30 डिग्री के एंगल पर झुकाकर फिर से खड़ा कर दिया, ताकि वो आने वाली सर्दियों को झेल सके। रोवर अपॉर्चुनिटी मार्स पर 1650 दिन। सितंबर 2008 में अपॉर्चुनिटी विक्टोरिया क्रेटर पर अपना काम खत्म करके एक नामुमकिन से दिखने वाले सफर पर आगे बढ़ा। उसकी अगली मंजिल थी 11 किलोमीटर दूर मौजूद एंडेवर क्रेटर, जो कि विक्टोरिया क्रेटर से भी बड़ा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि केवल 600 मीटर चलने की क्षमता रखने वाला रोवर 11 किलोमीटर का ये सफर पूरा कर पाएगा, लेकिन इसे इसीलिए बनाया गया था ताकि नामुमकिन को मुमकिन किया जा सके। इधर स्पिरिट ने एक जगह खड़ी रहकर अपनी तीसरी सर्दियां पार कर दी, लेकिन साइंटिस्ट अब उससे और काम लेना चाहते थे। पैनल्स धूल जमा होने की वजह से बहुत ही कम पावर प्रोड्यूस कर रहे थे। स्पिरिट होम प्लेट में नॉर्थ की तरफ था और साइंटिस्ट साउथ का इलाका एक्सप्लोर करना चाहते थे, लेकिन कम पावर और एक टूटे व्हील के साथ रोवर ड्राइवर के सामने अब बड़ी चुनौती थी। उन्होंने होम प्लेट को पार करने के लिए पहले 2 अलग अलग रास्तों से कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। अंत में उन्हें एक लंबे और जोखिम भरे रास्ते से रोवर को ले जाना पड़ा। अपनी 1886वें दिन पर स्पिरिट उस अनजान रास्ते से होकर गुजर रहा था। शुरू में तो ये आम रास्तों के जैसा ही लगा, लेकिन ठोस दिखने वाली जमीन नर्म मिट्टी से भरी हुई थी और रोवर के पहिए उसमें अंदर तक धंस गए। बचने की कोशिश में व्हील्स मिट्टी में और अंदर चले गए। ये रास्ता रोवर के लिए खतरनाक हो सकता था, इसका उन्हें अंदाजा था, लेकिन रोवर इतनी बुरी तरह से मिट्टी में धंसेगा ये किसी ने नहीं सोचा था।
हर बार जब भी कोई मुसीबत आती तो पूरी टीम एकजुट होकर उसे सॉल्व कर लेती, लेकिन इस बार की बात अलग थी। ऐसा कोई भी तरीका दिखाई नहीं दिया जिससे रोवर के व्हील्स इस मिट्टी से बाहर आ सकें। धरती पर इसकी नकल बनाकर भी ऐसा कोई तरीका हाथ नहीं आ पाया जिससे रोवर को बचाया जा सके। व्हील्स को घुमाने पर वो मिट्टी में और अंदर धंसता जा रहा था। आगे की गई कोशिश में स्पिरिट के एक और व्हील ने उसका साथ छोड़ दिया। बचे हुए व्हील्स के दम पर उसका बाहर आना नामुमकिन था। आखिर में आकर पूरी टीम अब उम्मीद खोने लगी। अब सर्दियां आने को थीं और स्पिरिट ऐसी जगह पर फंसा था जहां से उसे सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती। लगता था कि स्पिरिट का सफर शायद यहीं पर खत्म हो जाएगा। मार्च 2010। कई महीनों से स्पिरिट ने कम्युनिकेशन सेंटर में अपना कोई सिग्नल नहीं भेजा। स्पिरिट मानो चुप सा हो गया था। टीम डीप स्पेस नेटवर्क से स्पिरिट के साथ कई बातें करती थी। उसे कई कमांड भेजी जाती और वापसी में स्पिरिट भी उन्हें जवाब देता, लेकिन स्पिरिट ने कई महीनों से टीम से कोई बात नहीं की। ऐसा लग रहा था शायद उसका कंप्यूटर पावर की कमी के चलते बंद हो गया था। अब सिर्फ एक उम्मीद बची थी, गर्मियां आने पर पैनल्स शायद थोड़ी पावर बना ले और स्पिरिट हमें कोई सिग्नल भेज पाए। स्पिरिट ने अब तक सारी मुश्किलें पार की थी। व्हील के टूट जाने पर भी वो नहीं रुका था, बल्कि मार्स की जमीन पर लोहा लेता हुआ वो आगे बढ़ता रहा। पूरी टीम इसी उम्मीद में बैठी थी कि गर्मियां आने पर स्पिरिट कोई ना कोई सिग्नल जरूर भेजेगा। अगले 10 महीनों तक टीम उसे कमांड भेजती रही, इस उम्मीद से कि वो कभी ना कभी तो कुछ बोलेगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। स्पिरिट मिशन अब खत्म हो चला था। उसने मार्स पर की गई अपनी इस जंग में 7 किलोमीटर का सफर तय करके आखिर में होम प्लेट के पास आकर हमें आखिरी अलविदा कहा। उसने अपनी सामर्थ्य से कई गुना ज्यादा काम किया। स्पिरिट ने अपनी पूरी ताकत मिशन में झोंक दी और आखिर में आकर वो लड़ते लड़ते मरा था। एक शानदार मौत, जैसे युद्ध में कोई योद्धा लड़ते हुए मरता है। अपॉर्चुनिटी। मार्स पर 2464 दिन। स्पिरिट ने भले ही अलविदा कह दिया था, लेकिन अपॉर्चुनिटी अब भी आगे बढ़ रहा था, बिना रुके, आने वाली सारी मुश्किलों को पार करते हुए। 2011 के शुरुआती दिनों में उसे रास्ते में पड़ने वाले एक छोटे से क्रेटर सेंटा मरिया पर देखा गया, लेकिन उसे अभी और आगे जाना था। 3 साल का यह सफर लगातार ऐसे ही चला। छोटी मोटी मुश्किलें आती और अपॉर्चुनिटी उन्हें पार कर जाता। उसका सीधा सा ये रास्ता कभी कभी सामने आने वाली किसी चट्टान या पत्थर से बदलता था, लेकिन वक्त के साथ अब ये रोवर बूढ़ा हो चला था। इसके कैमरों पर धूल जम गई थी, जिससे तस्वीरें पहले के मुकाबले उतनी साफ नहीं थीं। सोलर पैनल्स अब उतनी पावर नहीं बना पाते थे, लेकिन अपने इस लंबे सफर में अपॉर्चुनिटी ने मार्स की कई शानदार तस्वीरें हमें भेजी। तस्वीरें जिनमें मार्स का दूर तक का फैलाव नजर आता, एक बंजर और वीरान प्लेनेट जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। ये एहसास कराता उस अकेलेपन का जो मार्स पर इन रोवर्स ने महसूस किया, अपने घर, अपनी दुनिया से बहुत दूर होने का एहसास। अपॉर्चुनिटी ने एंडेवर क्रेटर तक पहुंचने के रास्ते को तस्वीरों के जरिए रिकॉर्ड किया, जिसे देखने पर ऐसा लगता जैसे कोई छोटी सी नाव एक बड़े से समुद्र में दूर से नजर आने वाले किनारे की ओर बढ़ रही है। जैसे जैसी दूरी कम होती, किनारा बड़ा दिखाई देने लगता। ये एहसास कुछ ऐसा ही था। और एक दिन अपॉर्चुनिटी वहां पहुंच जाता है। अपॉर्चुनिटी अपने 2681वें दिन एंडेवर क्रेटर पर पहुंचा। वहां पहुंचकर हर चीज बदल चुकी थी। एक अलग जियोकेमिस्ट्री, एक बिल्कुल अलग माहौल। ऐसा लग रहा था जैसे अपॉर्चुनिटी एक अलग दुनिया में आ गया है। मिशन अब लगभग पूरे हो चुके थे। रोवर्स ने अपनी आखिरी सांस तक इतना बेहतरीन काम किया। उनसे जो उम्मीद की गई थी, उन्होंने उससे हमें कहीं ज्यादा दिया। मार्स को केवल धरती से देखने से उतनी बातें हमें पता नहीं लगी जितनी इस मिशन के दौरान सामने आई। मार्स की एक बिल्कुल अलग कहानी, जिसमें उसकी जमीन पर पानी के सबूत मिलते हैं जो अरबों साल पहले यहां बहता होगा। पानी जिसे पिया जा सकता था, जिसमें जीवन ने सांसें ली होंगी और जिसमें हमारे जैसे प्राणी पनपे होंगे। इस मिशन ने हमें मार्स की वो कहानी सुनाई जिसमें सब दिलचस्प था। और उसका श्रेय जाता है इन रोवर्स को। इन्हें एक मशीन कह देना मेरे हिसाब से काफी गलत होगा। ये मार्स पर भेजे गए हमारे वो खोजी योद्धा थे, जिन्होंने कठोर से कठोर माहौल में रहकर हमें वो जानकारी दी जो कोई इंसान नहीं दे पाता। इन्होंने ठीक ऐसे काम किया जैसे कोई इंसान करता है। किसी चीज को देखना, उसे पहचान कर उसके बारे में बताना, अपने सफर पर कई अहम फैसले लेना, ये सब एक मशीन ने किया था। वो मशीनें जिन्हें सालों की मेहनत से बनाया गया था। इन्हें देखकर मन में एक अलग जोश का एहसास होता है। किसी मिशन के लिए इतनी लगन, वो भी एक मेटल की बॉडी में, वाकई काबिले तारीफ है। इन रोवर्स ने साबित किया कि हालात कितने भी बुरे हों, भले ही आप किसी दूसरे प्लेनेट पर ही क्यों ना हो, आपके हाथ पैर काम करना बंद कर दें या फिर आपको कई दिन तक खाना न मिले, फिर भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इनके टूटे व्हील्स और बैटरी से मिलती कम पावर हमारे हाथ पैर टूटने और खाने की समस्या जैसे ही थे, लेकिन ये फिर भी चलते रहे बिना रुके। आज हम मार्स पर क्यूरियोसिटी जैसे अत्याधुनिक रोवर भेज चुके हैं, लेकिन उन सबको डेवलप करने में स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। इन दोनों ने ही हमें बताया कि मार्स पर हम क्या गलतियां कर रहे थे, ऐसी क्या चीजें थी जो हमें इनके साथ भेजनी चाहिए थी।
मार्स की जमीन पर ठीक से चलने के लिए एक रोवर को कैसा होना चाहिए, उसमें किस तरह के इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, उसके सोलर पैनल्स को जरूरत के हिसाब से मैन्यूवर किया जा सके ताकि रोवर को बिजली की कमी न हो। ये सब बातें हमें स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी बता कर गए। इन्हीं के अनुभव से हमें आगे के मिशन में मदद मिल पाई। ये दोनों रोवर आज भी मार्स पर खड़े हैं और आज के रोवर्स के मुकाबले ये काफी पिछड़े हैं। लेकिन अगली बार जब कोई इंसान मार्स पर जाएगा और इन्हें देखेगा, इनके टूटे व्हील्स और इन पर लिपटी टेप और खुली वायर्स को छुएगा, इनके पहियों पर चढ़ी मिट्टी उसे ये एहसास करवाएगी कि युद्ध में शहीद हुए एक योद्धा का शरीर भले ही कमजोर लगे, लेकिन ऐसे ही योद्धाओं के कंधों पर भविष्य की नींव रखी जाती है। एक ऐसा ही युद्ध कभी इन योद्धाओं ने लड़ा था, पानी की खोज में मंगल की जमीन पर बिल्कुल अकेले। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्विंग ट्रेडिंग विद आर्यन। जय हिंद, जय भारत।